नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। ये जो चैनल है ये बना है टैक्स के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, जो कि सीए एस्पिरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो दूसरे लोग इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी ये चैनल देख सकते हैं। और आप सबके बेनिफिट के लिए मैं लगातार वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, आज का जो हमारा विषय है वो है हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबिलिटी। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस ही बनाती रहूँगी, छोटे छोटे कैलकुलेशंस आपको सिखाती रहूँगी ताकि आपकी पढ़ाई में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। ओके, तो चलिए आज सीखते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस क्या है और इसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होती है। यहाँ मैंने लिखा HRA, शॉर्ट में इसे HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13)(a। ये सेक्शन याद करना, टैक्स में सेक्शन याद करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हर लॉ में, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो चाहे जीएसटी हो, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेरा ये एक पर्सनल ओपिनियन है कि टैक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ओके, तो क्या है ये? इट इज एन अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज फॉर पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉई। ये एक अलाउंस दी जाती है एम्प्लॉइज को, किस वजह से? एम्प्लॉई के घर का जो भाड़ा है, वो जो खर्चा है उसके वजह से एम्प्लॉई वो खर्चा अपना कर सके, इसलिए एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉई को ये अलाउंस देता है ताकि एम्प्लॉई जो है अपने घर का भाड़ा जो है वो दे सके, उस पर्पज से दिया जाता है। नो एग्जेम्पशन इफ एम्प्लॉई लिव्स इन हिज ओन हाउस और फॉर विच ही डजंट इनकर एनी रेंट। ये एग्जेम्पशन उन्हें नहीं मिलेगा अगर वो अपने ही घर में रहते हैं या फिर उन्हें कोई भाड़े का कोई खर्चा देना नहीं पड़ता। दोनों ही सूरतों में उनके लिए HRA फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। ओके, ये तो हमने समझ लिया कि हाउस रेंट अलाउंस क्या है। अब चलते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी की तरफ। यहाँ हमने लिखा है कि इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे की जाएगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना आपको HRA मिला वो आप यहाँ पे लिख दोगे आउटर कॉलम में। फिर क्या है कि लीस्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स शैल बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पे जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इन तीनों में से जो छोटा अमाउंट है, जो छोटा फिगर है, वो एग्जेम्पशन मिलेगा और बैलेंस कुछ बचा तो वो टैक्स किया जाएगा। ओके, मैं फिर से बोलती हूँ कैसे टैक्स किया जाता है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना आपको आपका एम्प्लॉयर देता है वो आप यहाँ पे डालोगे, वो फिगर आउटर कॉलम में। लेस लीस्ट ऑफ द 3 थिंग्स शैल बी एग्जेम्प्ट। क्या है वो 3 चीजें? एक्चुअल HRA रिसीव्ड फॉर द रेलेवेंट पीरियड। इन 3 चीजों में अगेन एक्चुअल HRA रिसीव्ड भी एक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड फॉर द रेलेवेंट पीरियड। फॉर द रेलेवेंट पीरियड का मतलब है कि जितने दिनों तक एम्प्लॉई ने अपना घर ऑक्यूपाई किया था, अपना घर मतलब मकान जहाँ पे वो रहता है, उसकी जो पीरियड ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो। नेक्स्ट पॉइंट, 50% ऑफ सैलरी इफ मेट्रो सिटी। हमने सैलरी में स्टार मार्क किया है, मेट्रो सिटी में हैश मार्क किया है। वो क्यों है ये हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। अगर मेट्रो सिटी का जो हाउस है वो वाला केस है तो 50% ऑफ सैलरी सेकंड पॉइंट है, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी, ये सेकंड पॉइंट है। तो जो 3 चीजें हैं, इन तीनों में से जो कम है वो हमें कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पे डालना होगा, वो अमाउंट कटेगा, एग्जेम्प्ट होगा, जो बचा है वो आपके लिए टैक्स किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, रेंट पेड माइनस
10% ऑफ सैलरी। जितना आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखिए यहाँ पे भी हमने स्टार मार्क किया। तो सैलरी का जो डेफिनेशन है यहाँ, यहाँ और यहाँ वो सेम है, इसीलिए तीनों जगह स्टार मार्क किया गया है। ओके, और यहाँ हमने उस स्टार का जो मतलब है यहाँ पे लिखा है। चलिए हम थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये तीन चीजें हैं एक्चुअल विचारे से। इन तीनों में से जो सबसे छोटा वाला अमाउंट होगा वो हम काटेंगे, जो बचा कोई अमाउंट अगर बचा तो वो टैक्स करेंगे। तो इसके लिए इन तीनों में से कौन सा छोटा है जानने के लिए हमें कैलकुलेशंस करने हैं। ये वाली तो आपके पास है ही, ये डेटा तो आपके पास है, आप डाल दोगे आसानी से। एक्चुअल विचारे रिसिप्ट फॉर द रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड का मतलब जैसे मैंने कहा ऑक्यूपेंसी का पीरियड, जितने दिनों तक उस एम्प्लॉय ने मकान ऑक्यूपाई किया था। देन 50% ऑफ सैलरी इफ मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन चारों में से किसी सिटी में अगर ये मिल रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। इन सिटीज के अलावा दूसरे सिटीज में मिल रहा है तो 40% ऑफ सैलरी। मेट्रो सिटी 50%, नॉन मेट्रो सिटी 40%। मेट्रो सिटीज मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन सिटीज में मिल रही है तो 50% ऑफ सैलरी लोगे। इन सिटीज के अलावा कहीं दूसरी जगह मिल रही है तो 40% ऑफ सैलरी। ओके, राइट। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बच्चों बात यह है कि ये जो सैलरी वाला चैप्टर है यहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए सैलरी का जो मतलब है वो बदलता रहता है। अब जैसे हमारे जो मैथोलॉजी में डिफरेंट पर्पस के लिए भगवान विष्णु उतर के आए थे, अलग अलग अवतार उन्होंने लिया था। रावण का संहार करना था तो राम बने, और दुर्योधन इन लोगों का संहार करना था तो फिर वो कृष्ण बने। तो इस तरह से भगवान वो एक ही है, अलग अलग अवतार होता है, अलग अलग पर्पस होता है। तो वैसे ही सैलरी का जो डेफिनेशन है अलग अलग पर्पस से ये बदलता रहेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे सैलरी का डेफिनेशन हम समझते रहेंगे। सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट। तो जहाँ तक एचआरए का सवाल है, सैलरी का क्या डेफिनेशन है चलिए देखते हैं। बेसिक, ओके, जो बेसिक होता है सैलरी में जो दी जाती है, बेसिक एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये फिक्स्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अगर ये वेरिएबल परसेंटेज है तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, सैलरी के डेफिनेशन में वो कवर नहीं होगा। जहाँ तक एचआरए की सैलरी की बात हम करें तो द कमीशन हैज टू बी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मतलब अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि जितना भी आप टर्नओवर दिखाओ उसका फिक्स परसेंटेज मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, 3%, 4%, 5%। 10 लाख का टर्नओवर दिखाया 5%, 20 लाख का टर्नओवर दिखाया 5%, 30 लाख का पर टर्नओवर दिखाया 5%। मतलब हर हाल में 5%। दैट परसेंटेज इज फिक्स्ड। अगर ऐसा है कि 10 लाख तक इतना है, अगले 10 लाख तक बढ़ेगा, इस तरह का कुछ टर्म्स हैं, तो फिर वो वेरिएबल परसेंटेज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिक्स्ड परसेंटेज बोला गया है या वेरिएबल है। और अगर सिर्फ कमीशन ही बोल दिया गया है तब भी आप नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ तब लोगे जब कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बोला गया है, तभी आप एचआरए के कैलकुलेशन के लिए सैलरी में ये इंक्लूड करोगे। ओके, तो एक हो गया बेसिक, दूसरा कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। देन थर्ड वाली क्या पॉइंट है? डियरनेस अलाउंस इफ एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए अगर ये डीए, डियरनेस अलाउंस ये इंक्लूड किया जाता है तो फिर वो सैलरी के इस डेफिनेशन में भी आएगा। और अगर डीए नहीं लिया जाता
रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड हियर। तो अब ये भी आप क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डीए एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो इसको लेकर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। ओके, एक बात मैंने नोटिस की है, जो सीएमए के बुक्स होते हैं उसमें बोलता नहीं है कि एंटर्स और डजंट एंटर, लेकिन वो इश्यूम कर लेता है कि एंटर करता है करके, लेकिन सीए के बुक्स में वो स्पेसिफिकली बोलता है। तो ये एक चीज़ है बच्चों, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। ओके, तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए क्या है, बेसिक प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर प्लस टीएनएस अलाउंस इफ एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये है सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। तो इसके कैलकुलेशन के लिए, इसके कैलकुलेशन के लिए और इसके कैलकुलेशन के लिए पहले आप ये वाला कैलकुलेट करो, सैलरी आप कैलकुलेट करो, और फिर यहाँ पे अगर मेट्रो सिटी है तो उसका 50% डालो, नॉन मेट्रो सिटी है तो उसका 40% डालो। सी पॉइंट के लिए रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, रेंट जितना पे किया -10% ऑफ दिस सैलरी फिगर। तीनों का कैलकुलेशन आप देखो, तीनों में से जो छोटा वाला फिगर है वो आप यहाँ पे डालो, ये कटेगा, अगर कुछ बचा तो दैट विल बी टैक्सेबल एचआरए। ओके, तो इस वीडियो में हमने थ्योरी देखी कि एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं एक और बात दोहराना चाहती हूँ, टैक्सेबिलिटी ऑफ एचआरए कैसे होती है। एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट जो एम्प्लॉयर देता है वो आप आउटर कॉलम में लिख लो, फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से जो छोटा होगा वो कटेगा, जो बचा वो टैक्सेबल है। सैलरी का क्या डेफिनेशन है, बेसिक प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ऑलवेज फोकस ऑन द फैक्ट वेदर द टर्नओवर इज फिक्स्ड परसेंटेज और नॉट, and then the commission is fixed percentage of turnover or not. DNS allowance, whether it enters into retirement benefits. If it enters into retirement benefits, you have to include it here. जरूरी नहीं है कि हर केस में ये तीनों चीजें होंगी। अगर आपके वाले क्वेश्चन में ये चीजें नहीं हैं, तो सिर्फ बेसिक को ही आप सैलरी मानोगे। क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है, क्वेश्चन में अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये भी ऐड करोगे इसके साथ, अगर सिर्फ ये है ये नहीं है तो फिर इन दोनों को मान के चलोगे कि सैलरी है, ये नहीं है, कमीशन नहीं है, लेकिन डीए विच एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की गई है, तो तब बेसिक और डीए विच एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स की आप सैलरी मानोगे। तो ये है बेसिकली, ये चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आएंगी। इनमें से जो चीज है आप डालोगे, क्वेश्चन में जो है वो डालोगे, और अगर नहीं है तो नहीं डालोगे, बेसिक तो होगा ही ऑब्वियसली। ओके, तो ये है सैलरी का कैलकुलेशन। और मेट्रो सिटीज मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये एप्लीकेबल है आपके लिए, तो 50% ऑफ सैलरी लोगे, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होगे। इसकी यहाँ पे जो फिगर आएगा हम एक और सम करके समझ लेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे जो फिगर आएगा उसका 50% लोगे इफ मेट्रो सिटी, 40% लोगे नॉन मेट्रो सिटी। फिर थर्ड वाले पॉइंट में रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, यहाँ पे जो फिगर आप कैलकुलेट करोगे उसका 10% आप माइनस करोगे, देखोगे कि तीनों में से कौन सा छोटा है वो माइनस करोगे, जो बचा वो आपके लिए टैक्सेबल एचआरए। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, और इसका जो कैलकुलेशन है हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी, ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी, दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए भी ये फायदेमंद हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।